वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अपनी पार्लियामेंट के हवाले से। तनकीद तो बहुत सियासतदानों पे हमेशा होती है, कुछ शायद जायज़ और कुछ नाजायज़, मगर क्या करें, हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हम समझते तो यही हैं कि हमारे वोट से पावर में आए हैं, और अगर हमारे वोट से पावर में आए हैं तो सवाल उठाना हमारा हक़ है। अब ये सवाल भी यहाँ उठाया जाता है कि ये वाली पार्लियामेंट जो है क्या शायद हमारे वोटों से नहीं आई, या बहुत कम वोटों से आई है। बहुत इल्ज़ाम हैं धांधली के, मगर फिर भी रिप्रेजेंटेटिव वो रहे और सवाल हम उठाएंगे। मगर कुछ कभी कभी ये लगता है कि शायद जैसे जैसे हमारे इलेक्शंस जो है वो ज़्यादा मुतनाज़ा होते चले जा रहे हैं और उनके ऊपर रिगिंग के सवालात उठते हैं, तो उतने ही ये जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं ये लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। ना तो पार्लियामेंट की कोई बहस लोगों के वेलफेयर के हवाले से नज़र आती है, ना कानून साजी में कोई लोगों को की अहमियत का अंदाज़ा होता है। कानून साजी भी ज़्यादातर या जो बड़े कवानीन पास हो रहे हैं उसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है, हमारे सियासतदान हमें कुछ भी बताते रहें, कि वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं। और अब जब हालत यहाँ तक पहुँच गई है तो कानून साजी अब जो पार्लियामेंटेरियंस अपने लिए भी करते हैं वो भी उनके फ़ायदे के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं। अभी कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम तनकीद कर रहे थे कि पावर्स, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ द KPK असेंबली जो बिल आया, जिस पर इतनी तनकीद हुई कि जो चीफ़ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि इस बिल को दोबारा देखना चाहिए। अभी वो मामला थमा ही नहीं था तो सेनेट में एक बिल आ गया, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस तरमीमी एक्ट 2026, और इसमें भी जो थी वो पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स ने अपनी मरात बढ़ाने की कोशिश की। जहां बात हुई या तनकीद उन पे हुई वो थी ब्लू पासपोर्ट के हवाले से। ये बिल आया तो एक आज़ाद सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जाता है उनका ताल्लुक़ है, मगर जब इस बिल में तनख्वाहों के इजाफे के साथ साथ जो कमाल बात है वो ये है कि वो चाहते हैं सब पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को ब्लू पासपोर्ट मिल जाए। सिर्फ उनको नहीं, ये पासपोर्ट उनकी जो शरीक हयात हैं उनको भी मिल जाए, और जो 28 साल से कम उम्र डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको भी मिल जाए। अब यहाँ सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, ख़ास तौर पे ये भी कि ये 28 साल का कौन सा बच्चा डिपेंडेंट होता है, मगर पार्लियामेंटेरियंस का आम लोगों की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ कि हम ये समझने की कोशिश करें कि 28 साल का बच्चा डिपेंडेंट कैसे होता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ काबीना के चेंजेस के हवाले से भी। इस गुफ्तगू के लिए हम मौजूद है सेनेटर शहादत आवान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा PTI। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप शायद इस कमेटी में भी मौजूद थे, सो यू आर इन द लाइन ऑफ फायर दीज डेज, आप डिफेंड कर रहे हैं। तो सर, ये बात उस प्रिविलेज की भी इतनी नहीं है जितनी जो आई थिंक इस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट है, एक माहौल है मुल्क में जहाँ टैक्सेस, लोगों का गुस्सा, महंगाई, तो जब ऐसी खबर आती है तो उससे फिर पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदानों के ख़िलाफ़ ज़रा गुस्सा ज़्यादा होता है। तो क्या ज़रूरत थी इस वक्त इस बिल को सामने लाने की, और सब ने उसको सपोर्ट कर लिया? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 30 अप्रैल 2026 को KP में ये बिल आया, जिसके लिए आजकल हम बात कर रहे हैं, और उसकी जो है गवर्नर साहब ने जो है 6 मई को उसकी जो मंजूरी दी, जो KP वाला बिल है। और जो सेनेट में प्राइवेट मेंबर बिल आया ये 11 मई को, आप समझ लें 6 मई और 11 मई को ये बिल आया। इसका बैकग्राउंड ये है, यहाँ पे जो सेनेट के अंदर बिल आया मैडम, कि हमारा जो है पार्लियामेंटेरियंस का जो एक्ट है 1974 का ये एक्ट है, और उसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं मेंबर की डेफिनेशन ये है कि मेंबर नेशनल असम्बली और सेनेटर, और उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस जो हैं तकरीबन दोनों के मिलते जुलते हैं।
और ये सिलसिला चल रहा था। तो 2018 जो है, 2018 के अंदर उसकी जो सेक्शन 12 है उसके अंदर एक इंसर्शन हुई 2018 में इंसर्शन हुई, जिसमें जो साबका मेंबर था उसको भी उसमें अंदर डाल दिया गया, उसको और उसकी स्पाउस को 2018 में। तो चूँकि जो सेनेट के रूल्स हैं, रूल्स के अंदर जो है हमारे जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो लिखे हुए हैं कि सेनेटर के जो है इक्वलेंट होंगे ग्रेड 22 का जो ऑफिसर है उसके मुतल्लिक। तो एक प्राइवेट मेंबर के जहन में ये गया कि चूँकि प्राइवेट जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है उसके जो पर्स और प्रिविलेजेस हैं और उसकी जो एंटाइटलमेंट है ब्लू पासपोर्ट वाली, उसके अंदर उसके बच्चा जो है शामिल है, बच्चे की एज है 28 ईयर्स की। तो अब बात ये है कि ये चीज़ मैंने आपको बताई ये कि ये साबका वाली जो बात थी ये जो थी पहले से थी, और ये जो बिल आया है 11 मई को इंट्रोड्यूस हुआ अब्दुल कादिर साहब के ज़रिए से, तो उसके अंदर चूँकि उन्होंने सब्सटीट्यूशन की है, तो आप माशाल्लाह जय्यद किस्म की साफ़ी आप समझती हैं कि वो इस दोनों बिल जो साबका था, जो पोजीशन थी और नई थी, उसको जब इकट्ठा करके यकजा करके बिल की सूरत में रखा गया, तो इसमें एडिशन खाली वो 28 साल वाली है। बाकी पहले ही वो मैंने बताया ना कि पहले वो जो है पहले ब्लू पासपोर्ट की इंटाइटलमेंट पहले से है, साबका की इंटाइटलमेंट 2018 से है, केपी का इससे पहले 30 अप्रैल का पहले से बिल पास हो चुका था। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि इसका क्या है कि जिस तरीके से केपी असम्बली ने बिल पास किया, तो उसकी बिल पास करने से ऑटोमेटिकली उनको ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वो पासपोर्ट के जो रूल्स हैं वो हैं साल 2021 के रूल्स हैं, उसका शेड्यूल 3 जो है ना 3, वो इंटाइटल ब्लू पासपोर्ट के लिए करता है कि किस किस को है। उसके अंदर मैडम शेड्यूल 3 में 60 कैटेगरी 60 कैटेगरीज़ के लोग हैं कि जिनको ब्लू पासपोर्ट है, और जिनके अंदर जो है उनके बच्चों की एज जो दी हुई है वो 28 साल है। एक उसके अलावा छोटी सी बात मैं आपको ये मुकम्मल कर दूंगा 2 सेकंड में जी। तो ये पाकिस्तान के अंदर 57,000 ब्लू पासपोर्ट लोगों को है। ब्लू पासपोर्ट का ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई किसी किस्म का फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि अगर मुझे कहीं जाने का है तो मुझे वीज़ा जो है ऑन टेबल मिल जाता है काउंटर पे, इसके अलावा इसकी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। जी कैसर शेख साहब, सर शहादत अवान साहब ने सब कुछ बता दिया। मेरा सवाल वहीं का वहीं रहा, मैं अब आपके पास वो लेके आती हूँ, और वो सवाल ये है कि सर इस वक्त जब लोग टैक्सेस महंगाई की वजह से काफ़ी गुस्से में हैं, तो तब उस मौके पे क्या सियासतदानों को थोड़ा सा एफर्ट नहीं करना चाहिए टू अपेयर कि आप लोगों को ख्याल है? बेशक ये कानून पहले से हो, बेशक इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, मगर बात ये वहीं आ जाती है ना कि पैगाम ये जा रहा है कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनको लोगों की फ़िक्र नहीं है, उनको सिर्फ या बहुत जो पावरफुल लोग हैं उनके हवाले से कानून साजी करनी है या अपने फ़ायदे के लिए करनी है। ये पैगाम इस बिल से जा रहा है, जैसे कि केपीके में भी हुआ कि जी लोगों की तो आपको फ़िक्र नहीं है। तो आपके ख़्याल में ये जो मैसेज है, क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि ये पैगाम भेजा गया है लोगों को? मैडम देखिए, जो बिल है वो तो आपने जिक्र कर दिया कि मैं ये कहता हूँ कि वन साइडेड बात मीडिया से पहुँच रही है लोगों के पास। हमारे यहाँ ये मैं बैठा हूँ कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर साहब एक पैसा तनख्वाह नहीं ले रहे, हमारे तमाम मिनिस्टर 6 महीने से कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, मैं 28 महीने से मैंने 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी। हमारी बात भी पहुंचनी चाहिए ना, जो कि हम लेने के इंटाइटल्ड हैं। सर अच्छा चले जाओ ना तुसी सारे, बात मेरी मुकम्मल देनी। हाँ, नहीं मैं हमारे पास अक्सर कहा जाता है कि बहुत प्रोटोकॉल है। इस्लामाबाद में किसी फेडरल मिनिस्टर के पास कोई एक गाड़ी भी मेरे पास नहीं है, कोई भी बंदा मेरे साथ नहीं होता। और अगर कोई चुनियोट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊं, अगर हो भी तो उसके जो खाने पीने के रोज़ के और उसके पेट्रोल के गाड़ी के मैं अपनी जेब से भरता हूँ।
और मैं जिस घर में रहता हूँ, देखिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात आज तक हमें याद है कि वो जब सरकारी काम होता था ना तो दिया सरकारी तेल से जलाते थे, और ज़ाती काम होता था दिया, आज तक वो बात है। और हम तो जो सरकारी काम है, सरकारी घर में बैठे हैं, वो उसके बिजली के बिल और गैस के बिल अपने पास से दे रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पहुँच रही। लोगों को सिर्फ यही पहुंच रही है कि ये तो सर ये तो फिर मतलब कि मैं आप लोग नहीं सर, हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर फिर मैं ना सर, तो फिर मैं ये कहूंगी कि ये तो फिर आपकी हुकूमत या आपको अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पूछना चाहिए कि वो हमें आपका जो नहीं, जब मैं आपको बता रहा हूँ ये बात मैंने कई प्रोग्रामों में बताया। नहीं सर, देखे ना आप, ये मतलब कि अगर कह रहे हैं कि गलत लोगों तक या वन साइडेड स्टोरी जा रही है, तो आई वुड से कि सर सबसे पहले तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बंद कर दें। मैं इशारा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पीछे ही है, जो सर उनका ये काम है ना। जो मैडम हमारे कोई किसी भी मेंबर के ये कोई बात खिलाफ होती है, वो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बगैर ही आप तक पहुँच जाती है। मतलब मैं 97 में पहली बार मेंबर बना नेशनल असम्बली का, मैंने 3.5 साल का टेनोर था, 1 रुपया तनख्वाह नहीं। तो ये चीज़ें भी पहुंचनी चाहिए, और लोग भी ऐसे करें। तमाम मिनिस्टर जिसको 6 महीने की तनख्वाह नहीं ले रहे। सर मैंने कहा ना कि सर आप हमारी तरफ से घर चले जाएं। मतलब कि अगर हम जैसे जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने घर जो ऑफिशियल काम के बिजली के बिल और गैस के बिल मेरे घर के हैं, जो घर मुझे हुकूमत ने दिया, मैं अपनी जेब से देता हूँ। ये तो रिकॉर्ड की बात है। अब इससे ऊपर और क्या हम कर सकते हैं, क्या? और जो भी बंदा हमारे साथ चलता है ना, यहाँ आपसे सुन लें तो कहते हैं जी गाड़ियाँ हैं और प्रोटोकॉल है और ये क्या है। तो फिर वही मैं कह रही हूँ ना कि तो ये चीज़ पहुँचे ना, आप चीज़ें हाईलाइट करें। आप लोगों का काम है, जिस तरह वो पहुँचा रही है ना, आप पूरा प्रोग्राम कर रही हैं। मैडम आप पूरा प्रोग्राम कर रही हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें कैसर अहमद शेख साहब से, सेनेटर शहादत अवान साहब से और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब से। हुमायूं मोहम्मद साहब, सर आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? वैसे तो मुझे ये पूछना जी चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी को तो हमने KPK में देख ही लिया है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं, पर वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अभी आपने शुरू में कहा था कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो आम तौर पे अवाम की बात मानते हैं। सर KP का बिल भी है। सुन ले, अलाउ मी प्लीज़, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब मैं एक गलत फैसला कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पर प्रेशर आया अवाम का, या आपने प्रेशर किया, सवाल पूछा, मैंने कहा यार इसको मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ से अभी भाषण आया है, काश ये भाषण ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी दे देते, क्योंकि उन्होंने तो कहा था हम करते हैं, हमने किया है। आपने वो सुना हुआ है ना? जी सर। आपने उनका वो बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी, आपने उनका वो जिस तरीके से उन्होंने सर हिलाया था वो देखा था, और जो तंजियन अब अपोजिशन के बारे में कहा था वो देखा था। शायद सर ने नहीं देखा। सर को कहे ज़रा उनको बताए कि ये जो आप लोग पता नहीं 5-5 लाख रुपए नहीं कर रहे, वहाँ पे आप एक पायलट को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। वो किधर से जा रहा है पैसा? क्या वो मरियम नवाज़ की जेब से जा रहा है? क्या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जेब से जा रहा है? या क्या आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। वो वज़न पड़ रहा है आवाम के ऊपर। ये पासपोर्ट का तो कोई वज़न नहीं है, ग्रीन के बजाय ब्लू मिल जाएगा, ब्लू के बजाय ग्रीन मिल जाएगा, बस दैट्स इट, सिर्फ कलर चेंज होगा ना, बाकी तो अंदर कागजात वही हैं। सर आपको पता है कि एक आम इंसान को सर आप क्योंकि बैठे हुए हैं और ये ब्लू पासपोर्ट आप सब तीनों के पास हो जाएगा, और आपको अंदाज़ा है कि एक आम इंसान के लिए पाकिस्तान में वीज़ा लगवाना कितना मुश्किल और कितना महंगा काम है। उसकी वजह पासपोर्ट नहीं है, उसकी वजह इस मुल्क में लोगों की जो हरकतें हैं उसमें ये हो जाता है कि आज मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आया है, मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाके चला गया हूँ और फिर मैं वापस नहीं आ रहा। तो सर वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आप लोगों के पास होता है ना, वो मेरे पास तो नहीं है। नहीं, देखिए सुन लें, अभी उन्होंने शहादत अवान साहब ने बताया ये कितने लोगों के पास है और कितने लोग इस पे गए, नॉन पॉलिटिशियंस भी गए हुए हैं। आप लोगों ने ही दिए ना। देखिए सुने मैंने नहीं दिया, एक बात याद रखे सर, ये सिस्टम। अब आप सुन लें। नहीं सर, अब मेरा सवाल भी तो सुने ना। ये अगर 60,000 नहीं सर, बात सुने ना कि अगर ये 60,000 के करीब अगर पासपोर्ट दिए हुए हैं तो ये हुकूमतों ने ही फैसले किए थे, ये मैंने तो नहीं किया कि ये किसको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। अगर वो वायलेट हो रहा है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए इस तरह है, जैसे शहादत अवान साहब ने बताया कि ये एक जब आप सिस्टम में डाल देते किनको मिलेगा उनको मिल जाता है। नाउ इट्स अ प्रोसीजरल थिंग, आपने पास कर दिया, कुछ
मेरे लिहाज से जब तक आप उस पोजीशन में, आपको वो मिलना चाहिए, जब आप उस पोजीशन में नहीं, आपको नहीं मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में तो जब से ये लोग आए हैं हर चीज़ ताहयात है। ये तो शुक्र है कि वो उन्होंने ये नहीं कहा कि कब्र में जाने के साथ भी साथ ब्लू पासपोर्ट अंदर भी डालना है, ये शुक्र कर इन लोगों ने किया। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में जब ये बिल पेश हुआ, कादिर साहब हमारे ऑनरेबल पार्टी मेंबर थे। 2022 के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जा चुके हैं और उसके बाद से वो हुकूमत के साथ है, उतनी हुकूमत के साथ है जितने शादत अवान साहब हुकूमत के साथ हैं। सपोर्टिंग। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज अपोज्ड दिस बिल इन सेनेट। ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन। एक बात मैं इस पे कहना चाहूँगा, बात सर, ये है, मैं सवाल भी खाली एक बात, चूँकि मेरे दोस्त ने ये बात की, केपी की असम्बली के अंदर पीटीआई जो है उसने ये बिल पास किया। सेनेट के अंदर जिस कमेटी का मुझे आपने कहा मैं मेंबर हूँ, उसका चेयरमैन जो है पीटीआई का जो है फैसल सलीम साहब मेंबर हैं। उसके अंदर पीटीआई के दोस्त जो हैं, पीटीआई के मेंबरान वहाँ पे बैठे हुए थे। जिस पासपोर्ट की कहते हैं मिसयूज़ होगा, इकबाल आफरीदी जिसके बच्चे ने इस ब्लू पासपोर्ट को मिसयूज़ किया, उसका तलब पीटीआई से था। जी तो सर मैं यही तो इसीलिए जो आपने अगर नोट किया हो कि सवाल जो मैंने पूछे वो यही कहा कि ये आप सियासतदान जो हैं लोगों से फासला बढ़ा रहे हैं। ये भी तो हो सकता था ना सर कि आप लोग इसी सेनेट में बैठ के कहते कि ये लाइफ टाइम प्रिविलेज किसी का नहीं होना चाहिए और आप कानून बनाते और आप ये कहते। इजाज़त दे दें, एक मैं बात, चूँकि आप यहाँ बैठी, मैं एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए फैसल सलीम साहब किस पार्टी से हैं ये बता दें। फैसल सलीम क्या पीटीआई का नहीं है? सैफुल्लाह अब्दो क्या पीटीआई का नहीं है? ये नहीं चाहते हैं कि कहाँ से जो आज भी वो सेनेटर है पीटीआई का, फैसल सलीम जो है किसका सेनेटर है? अच्छा, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले भी गलत है या आप ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा गलत है? ये ज़्यादा गलत क्या है बात, ये मूवर जो है, अभी खुद मेरा दोस्त कह चुका कि हमारी पार्टी से था और आज वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो वहाँ पे पीटीआई, केपी में पीटीआई चेयरमैन। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, ये बिल पास नहीं हुआ है, खाली कमेटी में कंसिडर होने के बाद पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में बाकायदा इस पर डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी। तो जो आप लोगों ने अवेयरनेस दी है, आप लोगों के जज्बात जो हैं, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ बांगे दौल हम ये कहेंगे कि ये सारे की सारी जितनी कैटेगरीज़ हैं, ये ब्लू पासपोर्ट वाली जो हैं, हाँ जिनको एमरजेंसी के तौर पे, जैसे किसी वजारत ख़ारजा में से किसी को जाना है उसको मिलना चाहिए, ये मिले अगर तो एक उस्ताद को मिले, टीचर को मिले तो एक डॉक्टर को मिले जिसको मसीहा कहते हैं। तो ये आपका कहना बिल्कुल बजा तौर पे है। हम तीनों दोस्त ये कह रहे हैं कि हम ये आवाज़ उठाएंगे, इक्वलिटी होनी चाहिए और ख़ाली ग्रीन पासपोर्ट पूरे मुल्क और कौम के लिए होना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें कैसर अहमद शेख साहब से, सेनेटर शहादत अवान साहब से और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब से। कैसर शेख साहब, वक्त ज़रा कम रह गया, कुछ बातें हो रही हैं कि आप काबीना में फिर कोई तब्दीली होने वाली है। तो सर वैसे तो डर डर के पूछ रही हूँ सवाल, क्योंकि ये बहुत दफ़े जो है अफवाहें गर्दिश करी है, बट अब फिर कुछ जिसको कहते हैं ना, देव हीटेड अप अगेन। सो आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है? ये अफवाहें, मैंने भी अफवाहें सुनी है, वैसे हमें को डायरेक्टली पता नहीं है सर, बट कुछ हवा आपके पास भी तो होती है ना? क्योंकि जब मैं देखता हूँ कोई टीवी चैनल, खासकर सोशल मीडिया पे ये बातें आमतौर पे होती हैं, तो कुछ ना कुछ हवा में बात तो है। और अगर तब्दील हो जाए तो देखिए ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, वो अपनी कैबिनेट को चेंज करते रहते हैं और दूसरे मुल्कों में भी ये होता रहता है। नहीं, बट व्हाट आर द रीजंस? मतलब कि अगर वजीर आजम साहब ये तब्दीली करते हैं, मैं ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स पे नहीं जा रही, बट इसकी वजूहात वो, मतलब कि हम ये समझें कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ में वो वो खुश नहीं है परफॉर्मेंस से कोई, या कई दफ़े होता है कि नहीं, पॉलिटिक्स में आपको इत्तेहादी कुछ अहम लोग, उनको अकोमोडेट करना होता है। यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें भी होती हैं, मुख्तलिफ लोगों को अकोमोडेट भी करना होता है। मैं आपको बताऊँ ना कि यकीन जानिए कि हमारे यहाँ आम आदमी की हालत तो अच्छी नहीं है। हमको रिजल्ट तो वो जो हमें देने चाहिए, कोई भी हुकूमत आए, मैं 99 से बात करता हूँ, 27 साल से, 9 साल पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे, 9 साल में 5 साल पीपल पार्टी रही, 4 साल ये रहे, और हम 9 साल 2 बार बने। आम आदमी की हालत तो मैंने नहीं देखी। मैं जो सोच के आया था, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में, हमारे तो कोई फैमिली कभी पॉलिटिक्स में नहीं, हम बिज़नेस में हैं। मेरे वालिद साहब भी मुझे मना करते थे। मैं सोचता था कि कुछ हम जाके बड़ा डिलीवर करेंगे। हकीकतन देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ, जगह जगह पाबंदियाँ हैं, तकलीफ़ है, इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, परमिट है, लाइसेंस है। अभी हम
फौरी तौर पे उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूरे तौर पे हम सबको मिल के, हम तीनों बैठे हैं ना, हमें चार्टर ऑफ, जब तक मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जब तक हम चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करेंगे और अगर एक दूसरे की टांगें ही खींचते रहेंगे तो कोई हुकूमत भी कामयाब नहीं होगी, चाहे आइंदा कोई भी हुकूमत कर ले। आइंदा भी इलेक्शन हो जाएंगे, कितने भी फेयर इलेक्शन, यही चार कुव्वतें हैं ना जो पिछले 27 साल में रही, तो कामयाब तो हम नहीं हुए। जो रिज़ल्ट हमारे पड़ोसी मुल्कों ने दिखाए हम तो नहीं दिखा सके। वजह क्या है सर, क्यों पहले नहीं हम दिखाए? मुझे बड़ा मज़ा आया ये सुनने में कि अभी शेख साहब कह रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं हूँ, ये इनका मेरे ख्याल में 30 साल पूरे होने वाले हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि फैमिली से कुछ नहीं था और उन्होंने देखिए बात ये, अगर परफॉर्मेंस की बात आ जाए ना कि परफॉर्मेंस में किसी को निकालना चाहिए तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को खुद निकालना चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस इज बिल्कुल ख़त्म। किस लिहाज से पाकिस्तान किस जगह पे गया, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया। हाँ, ये जो अभी शेख साहब ने एक बात की थी वो सही बात है कि लोगों को एकोमोडेट करना है। भाई अब तेरी बारी है, तू आ जा, कुछ अरसे के लिए तू मज़े कर ले, कुछ अरसे के लिए तू, क्यों इन लोगों ने साथ ट्रैवल करना होता है उनके साथ, और वो पाकिस्तान में 2 दिन के लिए रुकते हैं, फिर 6 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर 1 दिन के लिए आते हैं, फिर 6 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। ये उन लोगों ने करना होता है बस इसी लिहाज से। और अभी जाते जाते मियाँ नवाज शरीफ से आपको भी साथ ले गए, अच्छी बात है, उनको वो बेचारे बोर हो रहे थे, उनको साथ ले गए, अच्छी बात है। देखिए बात यह है कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए ना कि पाकिस्तान के, आपने जो शुरू में जो इंट्रो किया था ना, असल बात ये है जब लोग नॉन इलेक्टेड हो, जब उनको वोट ना पड़ा हो और वो फॉर्म 47 के तहत आए हो, वो आवाम के लिए क्या खाक वो काम करेंगे, वो उसके लिए काम करेंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है या दिलवाया है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर असल में ये हो जाता तो मैं मजाक ही करता हूँ, गरीबों के लिए कुछ होता, उनके लिए कहीं फ्री खाने के बंदोबस्त होता, कहीं रहने का बंदोबस्त होता, कोई खाने पीने का वो हो जाता, ये सारी चीज़ें होती। उनकी जो जॉब क्रिएशन की बात हो रही होती, यहाँ पे जॉबलेसनेस 5.6-5.7% से 33% पे चली गई है, अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है, आपकी पॉवर्टी कहाँ चली गई है। ये दो वो पैमाने हैं जो जब ये कहते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हदफ क्या होता है, वो ये होता है कि गुर्बत ख़त्म करो आप। और नंबर 2, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी की बेसिस पे वो पार्टी पहचानी जाती है, तो आप उसके ऊपर कर नहीं सकते। हाँ, आप चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें, उसमें हर एक ने जिस बात पे वो लिया हुआ है ना, ओथ लिया हुआ है, वो अपना ओथ पूरा करें। आई विश वी कुड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि दोनों हमारे जो मेहमान हैं वो लिख रहे थे ये नोट्स चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे, बट वी रन आउट ऑफ टाइम हियर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की हुकूमत की हम कह सकते हैं कि मसाइल जो हैं कभी ख़त्म ही नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले तक ये इतलात आ रही थी कि एक फॉरवर्ड ग्रुप सा बन गया है जो सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ एक्टिव है, फिर वो तनाज़ा खड़ा हुआ बिल के हवाले से, और अब ये भी इतलात सामने आई हैं कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं वो सुहेल आफरीदी साहब के भाई के बारे में शिकायत कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक जो MPA हैं अब्दुल गनी आफरीदी साहब, उन्होंने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सुहेल आफरीदी साहब के जो भाई हैं नवीद आफरीदी साहब, वो अब्दुल गनी आफरीदी साहब के हल्के में सियासी और इंतज़ामी मदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने ख़त में ये इल्ज़ाम लगाया कि सुहेल आफरीदी साहब के जो भाई हैं वो वहाँ खुली कचहरी भी करते हैं, सरकारी महकमों के जो अफसरान हैं उनको भी अपनी कचहरी में बुलाते हैं और उनकी शिरकत जो है वो ज़रूरी होती है, वहाँ डांट टपट भी होती है, तबादलों का भी ज़िक्र होता है। ये भी कहा गया कि इससे ऑब्वियसली जो अब्दुल गनी आफरीदी साहब हैं उनका जो एक वक़ार है या सियासी वक़ार है वो मुतासिर हो रहा है, बिकॉज ही इज़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंस्टिट्यूंसी। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये शिकायत काफ़ी दफ़े कर चुके हैं सुहेल आफरीदी साहब से भी और सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी साहब से भी। ये जब ख़त पब्लिक हुआ, ये बात पब्लिक हुई, तो इसके बाद फिर वज़ीर आला साहब की और अब्दुल गनी आफरीदी साहब की मुलाकात भी हुई है जिसमें उनको
अशोर किया है वज़ीर आला साहब ने कि अब इस तरह की कोई मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ अरशद अजीज़ मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग पेशावर के। वेलकम टू द शो अरशद साहब। अरशद साहब, ये क्या मामला है? अगर पहले सिर्फ इस मामले की बात करें, ये जो शिकायत आई, क्योंकि ऑब्वियसली अली अमीन साहब भी जब वज़ीर आला थे तो उनके भाई का हम जिक्र सुनते रहते थे, मगर इस दफ़े तो ख़त ही लिख दिया गया है बाकायदा। सो क्लियरली कुछ हम कहें कि ज़्यादा नवीद आफरीदी साहब का अमल दखल था या है? अरफा इस तरह है कि जब से सुहेल अफरीदी आए हैं तो ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि उनके फैमिली के मेंबरान जो थे उनके हवाले से बात की जाती थी कि उनके भाई, कज़न, दोस्त जो हैं वो हुकूमती मामलात में जो है इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, हुकूमती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। और हमें अक्सर व बेशतर जो वज़रा भी ये बात करते थे, साथ में सेक्रेटरीज़ भी ये बात करते थे कि उनके जो भाई हैं नवीद के हवाले से भी बात होती थी, दूसरे उनके भाई आमिर हैं उनके हवाले से बात होती थी। क्या वो भी सियासतदान है? नवीद आफरीदी साहब भी सियासतदान है सर? नहीं, सियासतदान उस तरह नहीं है। ज़ाहिर है कि उनके भाई हैं, जैसे अगर हम देख लें परवेज़ खटक साहब के वक्त में भी उनके भाई के हवाले से, उनके बेटे के हवाले से बात होती थी। अली अमीन गंडापुर थे, उनके भाई के हवाले से बात होती थी। वो तो फिर भी MNA होते थे ना, तो बंदा ये कहता है जी MNA है तो बात करते। ये लोग, इनका सियासत से उस तरह ताल्लुक़ नहीं है कि कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है ये लोग। लेकिन ये था कि ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रही हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल हुकूमती मामलात में। यानी आप सेक्रेटरीज को आप फोन करते हैं मुख्तलिफ मामले कामों के लिए, आप सेक्रेटरी फिर सेक्रेटेरिएट आपका जाना, वहाँ पे सेक्रेटरियों से मिलना। तो जाहिर है कि देखें, ये अब एक वक्त में ये बात हुई कि जी सुहेल अफरीदी कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई है, मैंने उनको मना भी किया लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। तो मैं ये इसको तस्लीम नहीं करता इस बात को कि भाई अब CM जो है अपने भाई से कहे कि भाई आप हुकूमती मामलात में या इंतज़ामी मामलात मुदाखलत ना करें, और भाई कहे जी मैं आपकी बात नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता। CM है वो एक डायरेक्टिव इशू कर दें तो मेरा ख्याल में कि ये अंदर भी नहीं जा सकेंगे किसी दफ्तर के। तो ये बिल्कुल जो हल्के की बात है, तो ये मैं बताऊं कि ये इनका हल्का जो है अब्दुल गनी का 71 है, PK 71, और वज़ीर आला का 70 है। तो ये बिल्कुल आप समझे एडजेसेंट हैं दोनों। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको देखिए पॉलिटिक्स भी होती तो ये है ना, मतलब कि प्रोबेबली नेशनल असेंबली की एक ही हल्का बनता होगा नेशनल असेंबली का। बिल्कुल आपने वो जड़ पकड़ ली है। तो ये एक्चुअली ये है कि जाहिर है कि चाहते होंगे कि उस हल्के में वहाँ पे मेरा असर रसूख बरकरार रहे और मेरे भाई जो हैं वो। तो अब्दुल गनी का देखिए ना, माजी में मैंने कहा ना शिकायत आती थी, लेकिन जो आपने बात की ना कि ख़त लिखना, फिर अच्छा ख़त उन्होंने प्राइवेट ख़त भी नहीं लिखा, फिर उन्होंने ओपन भी कर दिया, उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया उन्होंने। तो ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ। तो इस मर्तबा पहले उनको ये मनाने गए थे जब ये बजट के मामला चल रहे थे, उसके बाद ये उनके काफ़ी क्लोज भी हैं। मतलब ये चूंकि एक ही करीब करीब हल्के हैं, फिर इनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन ये मुदाखलत इतनी बढ़ गई थी कि वो उन्होंने लिखना पड़ गया उनको एक्स पे कि भाई आप अपने भाई को संभालें आके, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ये, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में अगर इनके भाइयों की मुदाखलत जारी रही तो आपको हो सकता है कुछ वज़रा की जानिब से भी खतूत आ जाएं और वो भी कहें कि जनाब इनको रोकें। सही। और ये सेक्रेटरीज भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं अच्छा, कि इसको आप मना करें जी। हाँ, अच्छा अरशद साहब, यहाँ फिर अब पहला वेरी क्विकली ये सवाल है कि आपकी बातों से मुझे ये समझ आया है कि अभी भी इस मुलाकात के बाद भी आपको पूरा यकीन नहीं है कि सुहेल अफरीदी साहब अपने भाई को रोक पाएंगे। देखिए ना, उन्होंने तो कह दिया, किसी ने बात की तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा भाई है, मैं क्या करूं, मैंने उसको मना किया था। तो मैंने कहा ये कोई तरीका तो नहीं है ना, आप मना करें, आप तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के। एक भाई आपसे नहीं संभाला जाता तो फिर आप कैसे संभालेंगे। लेकिन ये है कि अगर तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने मुदाखलत बंद कर दी तो दीगर मामलात को देखना पड़ेगा कि वहां भी मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। अच्छा अरशद साहब, और दूसरी बात ये बताएं कि जो पिछले दिनों में एक पूरा हम कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक सा बन गया था जमात में, और वो ना सिर्फ इजलास बुला रहे थे बल्कि वो लग रहा था कि वो भी सुहेल अफरीदी साहब से खुश नहीं है। क्या ये इस किस्से को हम उस मामले से जोड़ सकते हैं, या आप कहेंगे कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात हैं?
देखिए, अब्दुल गनी भी उस ग्रुप के साथ थे, लेकिन जब वज़ीर आला साहब गए, हाँ। उनके घर पे चले गए, जाके उनको बातचीत कर ली, मना ली, तो वो फिर साइड पे हो गए थे। नाराज़गियाँ अभी भी हैं, ज़ाहिर है वो नाराज़ लोग हैं, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे। ज़ाहिर है आप देख रहे हैं ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट भी उस तरह एक्टिव नहीं है कि कोई सपोर्ट हो जाए उनको, या दूसरी सियासी जमातें भी एक्टिव नहीं हैं। तो वो जो ग्रुप बना हुआ है, वो बना हुआ है, लेकिन वो कोई एक्टिव नहीं है, सिर्फ़ तनकीद वो लोग करते हैं, और असेंबली के अंदर भी उन्होंने तनकीद की और बाहर भी की। मतलब वो अपने उस पे जो अपने हलके के हवाले से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन कोई एक्टिवली ऐसा नहीं है कि इनकी हुकूमत को गिराने के लिए कोशिश करेंगे या गिरा देंगे, ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल मैंने पहले भी ये बात की थी कि फौरी कोई ऐसा ख़तरा हमें नज़र नहीं आ रहा कि सोहेल अफरीदी को हटा दिया जाएगा या किसी और को लाया जाएगा, तो फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अलबत्ता ये तमाम बातें इमरान खान साहब तक जा रही हैं, पहुंच रही हैं उन तक। अगर उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आया तो उसके बारे में सर, हम कुछ नहीं इमरान कह खान सकते। साहब तक कैसे पहुंच रही हैं? वो उनसे तो किसी की मुलाकात ही नहीं हो रही। ये आप कैसे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तक बातें मैं पहुंच रही आपको हैं? 100% ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को तमाम बातें जो भी सोहेल अफरीदी साहब और उनकी हुकूमत कर रही है, ये जो भाइयों का मामला है, जो करप्शन की बातें हैं, जो कमीशन की बातें हैं, जो ये तहरीक नहीं चला रहे, जहाँ जहाँ ये बातें कर रहे हैं, तमाम की सर, तमाम मैं जो ये नहीं कह रही कि सूरत नहीं हाल है, पहुंच रही, मैं पूछ रही हूँ कैसे पहुंच रही हैं, कैसे पहुंच पहुंचाने रही हैं? वाले, देखिए ना, पहुंचाने वाले तो पहुंचा देते हैं ना कोई तो वहां पे आता जाता है ना जी। कोई जरूरी नहीं है कि जाके बहनें मिलेंगी या पार्टी लीडर मिलेंगे तो बात पहुंचेगी। बात पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता ही है। जेल में बहुत सारे लोग जाते हैं। कबूतर जा रहा होगा अडियाला। सर, आपकी बात जाहिर से है तो किसी मुझे के लग पास रहा है कि कबूतर जैसे है, किसी कबूतर के जो है पास वो मैना पेशावर है। से उड़ता है और अडियाला जेल में उतरता है। तो बहुत सारे लोगों की एक्सेस अभी भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आप हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।